नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शुरू हुई तीसरे चरण की मतदान की तैयारी। औराई, गायघाट, बोचहां, सकरा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर में 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। पीएम मोदी के भाषण पर विपक्ष का हमला। कांग्रेस से लेकर राजद नेताओं तक ने कहा, बिहार में पढ़ कर भाषण दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। और नवरात्र के सप्तमी पर पट खुलते ही माता के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में मुजफ्फरपुर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होने हैं। इन सभी क्षेत्रों से 133 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। शुक्रवार को एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके साथ 14 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए। अब औराई, गायघाट, बोचहां, सकरा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर से कुल 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए जिले में 2564 बूथ बनाए गए हैं। मतदान की सभी प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बूथों पर कोरोना संक्रमण से बचाव की पूरी व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि सभा और रैली के दौरान भी कोरोना से बचाव के लिए कहा जा रहा है। शुक्रवार को समाहरणालय में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि सभी बूथों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मुजफ्फरपुर पूरी तरह तत्पर है। सैकड़ों अपराधियों के साथ ही शराब मामले में 706 लोगों को पकड़ा गया है। हम लोगों के जिले में तीसरे चरण में कुल 6 विधानसभा में चुनाव होना है और इसमें हम लोगों का गायघाट, औराई, बोचहां, सकरा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र हैं और इनका जो है नामांकन का आज जो है एक तरह से नाम वापसी का अंतिम तिथि थी। कुल 133 कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन किया था इन सभी 6 विधानसभा में मिला करके। स्क्रूटनी के समय 14 लोगों का नामांकन पत्र अस्वीकृत हुआ था और आज एक कैंडिडेट ने नाम वापस लिया है सकरा में। तो कुल 118 कैंडिडेट इस फेज के लिए हम लोगों के बचे हैं इस 6 विधानसभा में। और जो बूथ हैं वो हमारे कुल 6 विधानसभा में मिला करके 2564 बूथ हैं और ये 1099 लोकेशन पर अवस्थित हैं और वहाँ हम लोगों ने सभी प्रकार की जो तैयारियां हैं उसको शुरू कर दिया है और सही समय पर जो हम लोगों का निर्धारित समय है, तिथि है, इसका तृतीय फेज के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक है। उस पर हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार और अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मतदान कराएंगे। इसको लेकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं। चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश है कोरोना को लेकर के सबको जागरूक कर रहे हैं और हर मीटिंग में हर जगह हम लोग अनुपालन करा रहे हैं और जो रैलीज हो रही हैं उसमें ग्राउंड्स में हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मार्किंग करके उपलब्ध कराना है, उसको हम लोग करा रहे हैं और बाकी उसमें जो लोग आ रहे हैं उसी संख्या के अनुसार लाना है। जो संख्या निर्धारित है, क्षमता निर्धारित है और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था वहाँ आयोजक को करनी है। ये हम सभी आयोजकों को जो हम लोग अनुमति दे रहे हैं उसमें लिख भी रहे हैं सभी शर्तें और सबको जागरूक भी कर रहे हैं कि इसको जरूर करें और ग्रास वायलेशन कहीं अगर संज्ञान में आएगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तीसरे चरण के लिए जो कि आखिरी फेज है इसमें 6 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन की तैयारी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। इसमें टोटल जो है 2564 बूथ हैं जो कि 1099 बिल्डिंग्स में हैं। इसमें जो नक्सल प्रभावित बूथ्स हैं वो 156 है। इन सभी जगहों पे पैरामिलिट्री, सभी बूथ्स पर और बिल्डिंग पे पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेगी और उसके द्वारा चुनाव कराया जाएगा और इस प्रकार से जो अभी तक के जो तैयारी है हम लोग की पूरी हो चुकी है और
किसी भी प्रकार का की जो भी एरिया डोमिनेशन है पुलिस द्वारा कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार की जा रही हैं। अभी तक के जो पुलिस को सफलता मिली है उसमें अवैध हथियार 86 पकड़े गए हैं और इसके अलावा जो SST टीमों द्वारा 35 लाख से अधिक की रिकवरी की गई है। जुलाई से लेकर अभी तक के 1,19,000 लीटर शराब पकड़ी गई है जिसमें 706 लोग जेल गए हैं। इस प्रकार पुलिस के द्वारा सभी जगहों पर लगातार छापेमारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को बिहार में कई रैलियां हुई। रैली के बाद प्रधानमंत्री विपक्ष के निशाने पर आ गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक कुमार ने कहा कि रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपनी उपलब्धियों को बताना चाहिए, न कि लिखा हुआ भाषण पढ़कर बिहार के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक कुमार और अंशुल अभिजीत ने कहा कि मोदी की सभा में अब भीड़ भी नहीं जुट रही है। तिलक मैदान स्थित पार्टी कार्यालय के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में आलोक कुमार ने मोदी और नीतीश से कई सवाल पूछा और कहा कि बक्सर का बिजली प्लांट हो या स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, सब कहाँ गया। प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली से आई आकांक्षा जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित कई अन्य स्थानीय नेता मौजूद रहे। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब बिहार की पवित्र भूमि पर आए और मुझे याद है कि आज से 5 वर्ष पूर्व भी मैं पटना में ही था और तब भी तमाम मोदी साहब के भाषण हुए। दोनों के अंदर जो अंतर रहा, पिछली बार मोदी जी की लगभग 46 सभाएं रही, लेकिन शायद अब मोदी जी नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी दोबारा बने। उन्होंने सबसे पहले तो अपनी सभाओं की संख्या को घटाया। आज ना वो भीड़ थी ना तालियां थी और मोदी जी को आज बिहार की भूमि पर टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हुए लिखा हुआ भाषण पढ़ते हुए हमने देखा, क्योंकि जब झूठ की बहार समाप्त हो जाती है, शब्द जब झूठ के समाप्त हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत पड़ती है देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि आज उनको 15 वर्षों के इतिहास के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था। आज वो करंट गायब था मोदी जी की भाषा से, आज वो तालियों की गड़गड़ाहट गायब थी और मोदी जी जिस लोकल और वोकल की बात करते हैं, आज अपने किसी भी भाषण में उन्होंने किसी भी लोकल मुद्दे को चुनने से परहेज किया। आज उन्होंने नहीं बताया कि कौन कौन से उन्होंने उद्घाटन पिछले 6 वर्षों में किए अपने कार्यकाल के दौरान और कौन कौन सी परियोजनाएं पूरी हो गई, कोई चर्चा उस पर नहीं थी। केवल और केवल जिस तरह का उनका इतिहास रहा है कि भाषण दीजिए और चले जाइए, भावनात्मक मुद्दों को उठाइए और चले जाइए, आज उन्होंने एक भी उपलब्धि अपनी किसी भी रूप में नहीं बताई कि हमारी ये उपलब्धियां रही। बिहार में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा आज है, वो क्यों है, 15 वर्षों तक किसका शासन रहा और वो उसको कैसे दूर करेंगे, इसके ऊपर कोई किसी तरह की चर्चा नहीं थी। उन्होंने कहा कि बिहार पहले बेबस था, बीमार था। तो मोदी साहब, हम पूछना चाहते हैं कि तमाम जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनमें आज बिहार की जो फिसड्डी हालत होती चली जा रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने कहा बिहार जो है वो विकास का भागीदार बनना चाहता है, उसका हक है। हम मोदी जी जानना चाहते हैं कितने उद्योग केंद्र की तरफ से यहाँ पर लगे, कितने हवाई अड्डे ऐसे हैं जिनका उद्घाटन आपने किया, नींव आपने रखी और उनके ऊपर हवाई जहाज उड़ने लगा। हम जानना चाहते हैं कितने हॉस्पिटल ऐसे थे जो केंद्र सरकार ने यहाँ पर लगाए, जिसमें आज कोरोना का इलाज हो रहा हो। मोदी जी, आप इन तमाम मुद्दों को छोड़कर आप आगे बढ़ गए। मोदी जी, यही बिहार की भूमि थी कि 5 वर्ष पहले आप कहते थे कि नीतीश जी के 55 घोटाले हैं बहुत बड़े बड़े। क्या वो घोटाले सब फेविकोल का जो सृजन घोटाले का बॉन्ड लगा था उसमें सब धूमिल हो गए क्या? तो मोदी जी, आप इन 4-5 सवालों का हमें जवाब दे दें। मोदी जी, आपने घोषणाएं की थी बक्सर में एक पावर प्लांट लगेगा 1300 मेगावाट का। वो पावर प्लांट से कितनी मेगावाट बिजली आज तक उत्पादित हुई है? वहाँ पर एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ, एक ईंट वहाँ पर नहीं लगी। और उसका कारण ये था, वो कहते हैं कि बिहार सरकार हमें ज़मीन नहीं दे पाई। पहला सवाल हमारा कि बक्सर के लिए जो घोषणा हुई थी उसका क्या हुआ? दूसरा, आपने बहुत बड़ी घोषणा एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के लिए की थी कि हम यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिहार में बनाएंगे। बाद में आपने कहा कि साहब उसमें तो ज़मीन हमें नहीं मिली क्योंकि 1500 करोड़ रुपए की ज़मीन थी और वो नीतीश सरकार ने हमें ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई।
और बिहार की जनता और बिहार के युवाओं के साथ एक धोखा और किया कि उस स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आनी थी, उस यूनिवर्सिटी को मोदी जी चुपके से अब बनारस अपने कंस्टिट्यूएंसी में ले गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि बिहार के युवाओं को क्या स्किल डेवलपमेंट उनका हो उसका अधिकार नहीं है? क्या ऐसे ही देश विश्व गुरु बनेगा? क्या ऐसे ही बिहार तरक्की करेगा? तीसरा सवाल, भागलपुर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी बनने की बात आई थी, उसमें आज तक एक भी ईंट क्यों नहीं लगी है? मोदी जी आप बताएं, पूरे देश में ही बता दें आप कि एक भी यूनिवर्सिटी जिसकी नींव आपने रखी हो और उसमें बच्चे पढ़ने लगे हों तो उसका नाम ज़रूर बिहार की जनता को बता कर जाएं आप। इसके बाद आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें पिछले चुनाव में की थी। आज हम मोदी जी का एक तो धन्यवाद देना चाहेंगे, कम से कम आज उन्होंने बिहार की बोली नहीं लगाई। पिछली बार तो भाइयों बहनों मित्रों 50,000 करोड़, 60,000, 80,000, 70,000, तो आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा रखी और बिहार की इज्जत रखते हुए बिहार की बोली नहीं लगाई कम से कम। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज पिछली बार आप घोषित करके गए थे मोदी जी, उसके बारे में बताएं आप कि आपने क्या किया है उस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का। हमारे पास जो आंकड़े हैं उस 1.25 लाख करोड़ में से मात्र 1549 करोड़ रुपए का काम हुआ है। बिहार सरकार के आंकड़े हैं, कहाँ 1.25 लाख करोड़ और कहाँ 1600 करोड़। ये बिहार की जनता के साथ जो धोखा है मोदी जी, ये आपने क्यों दिया है? इसके बाद आपने एक बहुत बड़े रामायण सर्किट के लिए बात की थी और 100 करोड़ रुपए का आवंटन आपने बिहार की जनता के लिए किया था। बाद में जब बिहार की सरकार ने पैसे मांगे तो आपने कहा कि पैसा बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रभु राम का नहीं हुआ, जिन लोगों ने सर्किट बनाने के लिए पैसे नहीं दिए, वो बिहार की जनता के कैसे हो सकते हैं? पटना के लिए एक 6 लेन बाईपास रोड का मोदी जी आपने घोषणा की थी, उसका क्या हुआ? वो कहाँ तक पहुँचा है? यूपी से लेकर बिहार तराई प्रदेश में पूरे में 4 लेन एक सड़क की बात आपने की थी, बड़ी वाहवाही लूटी थी, उसका क्या हुआ? और सबसे अंत में हम जो पूछना चाहते हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात नीतीश जी ने की थी और पहले भी मांग थी। सरकार भी आपकी केंद्र में भी रही, आपकी राज्य में भी रही, और आज आपके केंद्र के मंत्री ने जो जवाब दिया है सुबह, वो बहुत शर्मनाक है। सिंह साहब ने जो जवाब दिया है, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से क्यों कतराते हैं? अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अपने गठबंधन में मोदी जी और अमित शाह जी ने रायता फैलाया है चिराग पासवान और एलजेपी के माध्यम से, ये इन्हीं की किया धरा है। और मोदी जी की आज भाषा शैली और उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार दोबारा से इस राज्य में मुख्यमंत्री बने। स्वयं आज मोदी जी ने सिद्ध कर दिया है उस मंच के पूरे संचालन, मंच की व्यवस्था को देखकर कि मोदी जी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार जी दोबारा यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री बने। देखिए बिहार में एनडीए गठबंधन का जाना तय है। ओवर कॉन्फिडेंस में पिछली बार भी थे मोदी जी, आपने देखा होगा 200 सीटों पर लड़े, 46 पर आए। इधर राजद नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी जैसे नेता को बिहार में लिखकर भाषण पढ़ना पड़ रहा है। कारी सुहैब ने कहा कि एनडीए नेताओं में बौखलाहट देखी जा रही है। सभी नेता इस बार तेजस्वी यादव से घबराए हुए हैं। पूरा एनडीए परेशान है, हताश है और निराश है। पूरी तरह से एनडीए गठबंधन परेशान है, निराश है और अपने संभावित हार को देखते हुए इनका आत्मविश्वास इतना हिल चुका है कि भारत के प्रधानमंत्री बिहार में एनडीए का प्रचार करने आए हैं और वो हिंदी में भाषण दे रहे हैं, वो भी देखकर भाषण दे रहे हैं। आप समझ जाइए कि 31 साल के नौजवान ने एक अकेला पूरे एनडीए को पानी पिला के रख दिया है। चारों तरफ से देश के जितने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर सारे के सारे लोग 31 साल के नौजवान से परेशान हैं, घबराए हुए हैं, निराश हैं, अपनी संभावित हार को देखते हुए परेशान हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि बिहार के आवाम ने ये कह दिया है कि इस बार तेजस्वी तय है। शुक्रवार की शाम पट खुलते ही माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की गई,
जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार मां दुर्गा की प्रतिमा कहीं नहीं स्थापित की गई है। इससे माता के मंदिरों में ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। शहर के देवी मंदिर हो या संतोषी माता मंदिर या फिर गोला रोड के दुर्गा स्थान, सभी जगहों पर भक्तों की भीड़ लगने लगी है। बंगलामुखी मंदिर में पूजा पाठ के साथ तंत्र मंत्र की साधना में भी भक्तगण लीन है। मंदिर आई है माँ की पूजा करने, क्या मन में श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, कितनी मनोकामना? मुझे बहुत भक्ति है, मैं हमेशा यहाँ आती हूँ। मैं यहीं की नागरिक हूँ और मैं यहीं पे से आती रहती हूँ, हमेशा ही आती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं तब आती हूँ जी। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रूबी है। बहुत कुछ मांगे भगवान पूरा करेंगे तब ना हम आएंगे, तो मंदिर में पूजा करेंगे। माँ के प्रति कितनी आस्था है? साथ है। कितना विश्वास है माँ पर? आज तो सप्तमी का दिन है, इसलिए माँ का कुछ भी मांगने चला है हम लोग। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते यद कृपा तमहम बंदे परमानंद। मतलब इनकी कृपा से गूंगा भी बोलने वाला हो जाता है। जो लंगड़ा व्यक्ति वो भी पहाड़ लांघने की क्षमता रख लेता है। और इनकी कृपा की तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अगर हम हैं सब कुछ इन्हीं कृपा। और मैं पहले किसी कुछ भी नहीं मानता था, देवी देवता, दिल की बात बता रहा हूँ। लेकिन इनकी ऐसी कृपा हुई, ऐसी घटनाएं मेरे ऊपर घटी, मैं ईश्वर में बहुत ही अभूत श्रद्धा रखने लगा, बहुत ही निस्वार्थ। मतलब जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और आज भी ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है। अगर शक्ति ना होती, मेरे मुजफ्फरपुर से जितने भी व्यवसायी हैं, बिना माँ के माई कल्याण, बिना माँ के चरण के एक फूल ले अपने प्रतिष्ठान को खोलते नहीं। चाहे जो भी, चाहे छोटे से छोटे लोग, चाहे बड़े से बड़े लोग। और इनकी कृपा मत पूछिए, जितनी तारीफ की जितनी, इनकी कृपा से आज ये सब कुछ हुआ है। इन्हीं की कृपा से इस मंदिर का निर्माण हुआ। और ये मंदिर जानी जाती, जो भी भक्त जिस मनोकामना से आते हैं, और माँ हमारी राज से भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ति करती है। मैं इसका खुद भी एक गवाह के रूप में, मैं जो भी यहाँ अपने मन में विचार लिया और माँ वो विचार हमारे पूरा की है। इन दिनों मुजफ्फरपुर में डेंगू के प्रकोप से लोग परेशान हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से सफाई कार्य और फॉगिंग जोर शोर से चल रही है। शुक्रवार को मेयर सुरेश कुमार ने शहर के कई वार्डों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान वे वार्ड 40 में भी जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत की। स्थानीय नेता पाले खान ने डेंगू की स्थिति से मेयर को अवगत कराया। वहीं इस दौरान वार्ड 40 के पार्षद अब्दुल बाकी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। डेंगू का प्रकोप शहर में बढ़ा हुआ है, क्योंकि पानी डैम्प हुआ था और पानी सब सूख गया है। उसी पानी में जो है सो डेंगू का मच्छर पनपता है, ये सच्चाई है। और उस पर हम लोग मतलब एक सप्ताह से लगे हुए हैं। और पर डे फॉगिंग, एंटी लार्वा, जो सुबह में नालियों में जो दवा एंटी लार्वा की जो दवा होती है छिटाता है, वो छिटा रहा है। और फॉगिंग निरंतर चल रही है और 49 वार्ड में चलती रहेगी। रोस्टर के हिसाब से 4 मशीन चल रहा है। और ईश्वर न करे कोई भी डेंगू से प्रभावित हो, लेकिन कोशिश हम लोग की है जो कर रहे हैं। कोरोना काल में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर स्वीप कोषांग की ओर से कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रंगोली, पेंटिंग और पोस्टर बैनर के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में समाहरणालय परिसर में चुनाव के मद्देनजर पेंटिंग बनाई जा रही है, जिसमें महिला आर्टिस्ट मोनिता सहाय की भूमिका महत्वपूर्ण देखी जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि ग्रेफिटी आर्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सके। दीवार जो सरकारी दीवार है उसको हम लोग सुंदर बनाने का कार्य कर रहे हैं ग्रेफिटी आर्ट के द्वारा। ये हमारे जो है हमारे आर्टिस्ट हैं, सब साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। किस लिए? मतदाता जागरूकता के लिए, ताकि लोग वोट तो लोग देते ही हैं, लेकिन और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हाँ, अधिक से अधिक भीड़ करके और हम करें। और लेकिन अभी जो कोरोना का जो अभी असर है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान करें। NSUI के जिला अध्यक्ष शुभम कुमार ने कहा कि एनडीए के संकल्प पत्र में 19 लाख रोजगार देने का वादा एकदम झूठा है। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह ठीक वैसा ही जुमला है जैसे 2014 के चुनाव में भाजपा की ओर से 2 करोड़ नौकरी व रोजगार देने का वादा किया गया था। छात्र नेता ने कहा कि भाजपा वैक्सीन के नाम पर राजनीति कर रही है,
जिसमें देश भर में भ्रम की स्थिति उत्पन्न है। प्रेस वार्ता के दौरान NSUI के अभय कुमार और विशाल कुमार भी मौजूद रहे। ये प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से कल भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र निकला है, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि 19 लाख नौकरियां देंगे, तो ये 19 लाख नौकरियां जुमलेबाजी है भारतीय जनता पार्टी की। जब महागठबंधन के मैनिफेस्टो में निकला था कि हमने 10 लाख नौकरियां देंगे, तो वो बोलते थे कि पैसा कहाँ से लाया जाएगा। तो मैं उसी प्रकार से मैं उनसे सवाल ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये जब उन्हें नौकरियां, जब भारतीय जनता पार्टी या ये NDA को नौकरी जब देनी थी, तो वो चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे थे? जब 10 लाख नौकरियों का निकला महागठबंधन द्वारा, तो आज वो 19 लाख नौकरियों का लॉलीपॉप दे रहे हैं बिहार की जनता को। आप ये किस दिन का इंतजार कर रहे थे? क्या आप चुनाव का इंतजार कर रहे थे वैकेंसी निकालने के लिए? और ये जो कोरोना पर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये किस प्रकार कोरोना में, जिस प्रकार से कोरोना की महामारी में भारत का GDP गिरा है, तो क्या इससे जो छोटे देश हैं नेपाल, बांग्लादेश, ये सब का GDP तो बढ़ा है। तो भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमने कोरोना से जीत लिया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अभी हमारे देश में कोरोना है और ये जो वैक्सीन की राजनीति चल रही है बिहार में, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि आप मुझे वोट दें, मैं आपको वैक्सीन दूंगा, ये बहुत ही गंदी राजनीति है। शायद आज भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कोई मुद्दा नहीं मिला है, तो आज इस कोरोना को लेकर मुद्दा को लेकर वैक्सीन को फ्री में देने की बात जुमलेबाजी। अभी तक वैक्सीन भारत में आया ही नहीं है, क्या वो चुनाव के बाद वो कहाँ से ला कर देंगे वैक्सीन? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।